हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 22 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन? फर्स्ट, celebration of festival during pandemic. Second, obligation to go on fast. Third, forcible conversion. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों फैक्टर्स जो है दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अब देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके अंदर कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। सो देर आर 3 सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड इज हेल्थ एंड थर्ड इज मोरालिटी, राइट। सो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है और फिर वन बाय वन आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इज सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो अभी अगर कोविड-19 सिचुएशन की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, तो यहाँ पे हेल्थ का कंसर्न है, राइट। तो इस कंसर्न की वजह से भी इस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था। एंड जो पर्यूषण पर्व है उसको उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं। एंड गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन के ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगाए हैं। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर आप किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाते हैं टू गो ऑन फास्ट, राइट, सो वहां पे भी हेल्थ का कंसर्न हो सकता है और वहां पे मोरालिटी जो है उसके बेसिस पे भी ये सही नहीं है, तो वहां पे सेकंड जो है उसके ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। थर्ड फैक्टर जो है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है फोर्सिबल कन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पे अगर वॉलंटरी कन्वर्जन होता तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, लेकिन फोर्सिबली किसी के ऊपर एक रिलीजन में से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए ऑब्लिगेशन लगाया जाता है, सो इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। सो ऑल द 3 फैक्टर्स आर करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पिटीशन फाइल की थी कि जैन टेम्पल्स को ओपन करना चाहिए पर्यूषण पर्व जो है उसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मना कर दिया था कि टेम्पल्स कैन नॉट बी ओपन ड्यू टू कोविड-19 सेफगार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट, India has highest hydropower capacity in the world. Second, hydropower is a clean source of energy and does not have any negative impact on environment. Third, tropical hydropower projects are more environment friendly than temperate ones. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब देखिए इंडिया हैज द हाईएस्ट हाइड्रो पावर, ये गलत है। इंडिया की हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है 52 गीगावाट। सो करंटली इंडिया स्टैंड्स एट 4th रैंक ग्लोबली। फर्स्ट रैंक पे है चाइना जिसकी अराउंड 300 समथिंग गीगावाट है, एंड सेकेंड रैंक पे है यूएस, उसकी कैपेसिटी अराउंड 150 गीगावाट है। सो इंडिया स्टैंड्स एट 4th रैंक और यहाँ पे हाईएस्ट कहा गया है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर आप एस्टैब्लिश करते हैं तो काफ़ी सारी लैंड आपको एक्वायर करनी होगी और हो सकता है कि उस लैंड के ऊपर ऑलरेडी ट्रीज और फॉरेस्ट कवर इज देयर एंड यू हैव टू फेल दिस ट्रीज फर्स्ट। सो उसकी भी एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी। प्लस लेटेस्ट स्टडी के अंदर से ये भी फाइंडिंग्स मिले हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन। मीथेन एमिशन इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। तो इस वजह से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है बट इट डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट स्टडी मीथेन एमिशन इज
हायर इन ट्रॉपिकल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एज कंपेयर टू टेम्परेट वंस। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन टेम्परेट वंस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट होता तो करेक्ट होता। सो टेम्परेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन ट्रॉपिकल वंस। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हेंस द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो जो श्री सैलम के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर फायर के इंसिडेंट्स कल रिकॉर्ड हुए थे एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स जो है नाउ डेज आर वेरी फ्रीक्वेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो जीएस पेपर 3 है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट 2017? फर्स्ट, it seeks to improve both infant and maternal mortality rates. Second, employers are mandated to provide education on maternal benefits to employees. Third, it seeks to provide benefits to all women irrespective of the number of children they have. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 and 2। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके अंदर देखिए टारगेट ये है कि इन्फंट मोर्टालिटी रेशियो जो है उसका टारगेट है 34 पर 1000 लाइव बर्थ एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो का टारगेट ये है 167 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, सो इसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स कौन से प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स, तो उनको इसका एजुकेशन जो है वो एम्प्लॉयज को भी देना होगा। सो दे आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एजुकेशन टू द एम्प्लॉयज। सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज इस एक्ट के अंदर सबसे मेन प्रोविजन ये था कि अर्लियर जो मैटरनिटी लीव थी उसका टाइम पीरियड था 12 वीक्स, जिसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था 26 वीक्स, बट ओनली फॉर द वुमन हु हैव अप टू 2 चिल्ड्रन। अगर 2 से ज्यादा चिल्ड्रन है तो उनको ये एडेड एडवांटेज जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब कि मदर्स हु आर हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन विल बी एलिजिबल ओनली फॉर 12 वीक्स मैटरनिटी लीव, राइट। तो यहां पे ये कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी ए। मैटरनिटी बेनिफिट्स अगेन न्यूज में है, बिहार के अंदर कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेके स्कैम हुए हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर जो 2017 का एक्ट है उसके ऊपर लास्ट ईयर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस आया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करने के लिए पर्टिकुलरली इंडिया में कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं? फर्स्ट, लिमिटेशंस ऑन स्टोरेज। सेकेंड, वाटर बॉर्न डिसीजेस। थर्ड, टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों चैलेंजेस जो है वो करेक्ट है। अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अगर देखने जाए तो इंडिया में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन ऑन स्टोरेज, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द स्टोरेज कैपेसिटी अंडर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान। लेकिन इंडिया के अंदर ये फिक्स नहीं है कि इतने परसेंटेज रेनफॉल जो है वो होगा इस पर्टिकुलर सीजन में। हो सकता है कि एक्सेस रेनफॉल भी हो और हो सकता है कि डेफिसिट रेनफॉल भी हो। तो अगर मान लो कि एक्सेस रेनफॉल होता है तो एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी आप इन अ शॉर्ट टाइम नहीं बना सकते, राइट। तो ऐसे टाइम पे आपका जो स्टोरेज होगा दैट विल बी डेफिशिएंट एज कंपेयर टू द रेनफॉल विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। तो स्टोरेज को आप पहले से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। दूसरी चीज कि अगर मान लो कि यहां से आपका स्टोरेज जो है वो फुल हो गया और बाकी का पानी जो है वो कहीं और जगह पे स्टोर हो चुका है, देन इट कैन लीड टू वाटर बॉर्न डिसीजेज ऑल्सो सच एज बैक्टीरियल डिसीजेस। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्लांट है उसे एस्टैब्लिश करने में टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के अंदर, हेंस द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये जजमेंट दिया है कि लुक इनटू द फिजिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, राइट।
सो अर्बन एरिया के जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इसके ऊपर आपको और भी रिसर्च करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया? फर्स्ट, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज 3 components, namely Himalayan, Peninsular and Northeastern rivers. Second, the idea of interlinking of river water was first mooted during colonial era. Third, National River Linking Project aims to link surplus water basins to deficit water basins. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बिकॉज ये जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इज हिमालयन एंड अदर इज पेनिनसुलर। अब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि हिमालयन रिवर्स विच आर नोन एज फ्लडिंग रिवर, और जिसे आप कह सकते हैं सरप्लस वाटर बजीन्स, तो ऐसे वाटर बजीन्स को जो पेनिनसुलर रिवर्स है विच आर ड्रॉट प्रोन एरियाज, और से डेफिसिट वाटर बजीन्स, तो इस वाटर बजीन से कनेक्ट करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पे सिर्फ 2 कंपोनेंट है, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर्स। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड जो है वो करेक्ट है। द आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वॉज फर्स्ट mooted ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। सो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर अराउंड 1912 और बिटवीन 1916 जो सिविल इंजीनियर थे जिनका नाम था आर्थर कॉटन, he was the first person to introduce the idea of interlinking of river. So second is also correct and third भी correct है, hence the answer will be B, second and third. अगेन जो SYL इश्यू चल रहा है, सतलज यमुना लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो उसकी वजह से ये जो इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शो और शोज that Indian government is different from the government of USA? First, political parties. Second, elected head of the state. Third, form of government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 and 3, तीनों डिफरेंस जो है वो करेक्ट है। अब देखिए यूएसए फॉलोज 2 party सिस्टम, while इंडिया फॉलोज मल्टी पार्टीज सिस्टम, राइट। यूएस के अंदर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, ये सब, राइट। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वहां से स्ट्रक्चर हमारा अलग है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। सो वहां पे है प्रेसिडेंट, और यहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट वहां पे रियल एंड एग्जीक्यूटिव हेड है। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव हेड इज प्राइम मिनिस्टर, बट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज प्रेसिडेंट, राइट। सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, यूएसए फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, while India follows parliamentary form of government. So third is also correct, hence the answer will be D. यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको कौन से स्टेप लेने चाहिए, इस वजह से ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो आज के न्यूज़पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स ऑन इंडिया? मतलब कि पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने कुछ लॉकडाउन्स इंपोज किए थे, तो उसकी इंपैक्ट के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, these effects have been neutral on every classes of society. Second, male employment is affected more than the female employment. Third, rural women have suffered more than the urban women. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए रिसेंटली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने एक सर्वे पब्लिश किया था
कि पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स की इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट है, जिसका नाम है कंज्यूमर पिरामिड्स सर्वे। सो ये जो पर्टिकुलर सर्वे है उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स दिए गए थे दैट द इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स हैव नॉट बीन न्यूट्रल ऑन एवरी क्लासेस ऑफ सोसाइटी। जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, फॉर एग्जांपल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज, एसटीज, तो इनके ऊपर ये जो लॉकडाउन की इंपैक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। ऑल्सो द रूरल इंडिया has been affected more than the urban India. So the effect has not been neutral on every classes. First will be incorrect. Second जो है वो correct है कि मेल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें so it is affected 17.6% more than the female employment, right? तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि रूरल वुमन हैव सफर्ड मोर देन दी अर्बन वुमन, राइट? सो इस वजह से आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। सो आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है कि लॉकडाउन की जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या हुई है, स्पेशली यहाँ पे ये जो मैंने आपको सर्वे बताया उसके फाइंडिंग्स दिए गए हैं। तो ये सर्वे काफी अच्छा है, आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट एम्स टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट बाय सिग्निफाइंग एक्सक्लूजनरी एंड आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी। सेकंड, पैकेज डिक्लेयर्ड अंडर दिस मिशन इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए आधा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, इट एम्स टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट, बट यहां पे ये कहा गया है कि बाय सिग्निफाइंग एक्सक्लूजनरी एंड आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, तो ये गलत है बिकॉज उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू हेल्प अदर नेशंस आल्सो। और यहां पे क्या कहा गया है कि इंडिया सिर्फ अपने ही ग्रोथ के बारे में सोचेगा और दूसरे कंट्रीज जो है उनको आइसोलेट करेगा। तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है, उसके अंदर टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया था एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। सो हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। अगेन जो आज के न्यूज़पेपर में ये एक और आर्टिकल है कि गवर्नमेंट ने पेंडेमिक से फाइट करने के लिए कौन से स्टेप लिए हैं और उसके पॉजिटिव्स क्या है, राइट? तो ये आर्टिकल काफी अच्छा है। इसके पहले जो आर्टिकल था वहां से आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स मिल सकती है और यहां से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है आर्टिकल में से। सो इट विल मेक अ बैलेंस्ड व्यू अबाउट द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is or are correct? First, both USA and Britain are examples of two-party system polity. Second, Indian Constitution provides certain grounds for the recognition of national and state parties. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यूएसए में अभी हमने देखा कि टू पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सेम सिस्टम इज फॉलोड इन ब्रिटेन ऑल्सो, जहां पे है कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, राइट? सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसे प्रोविजंस नहीं है कि कौन सी नेशनल पार्टी होगी या फिर कौन स्टेट पार्टीज होंगी उनको रिकॉग्नाइज करना। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा है, hence the second statement will be incorrect. आंसर होगा ए, वन ओनली। सो अगेन ये जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है वहां से ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट का आ सकता है और बिहार के अंदर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट लोकायुक्त? लोकायुक्त के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, every Indian states having lokayukt
have same structure and appointment procedure for Lokayukt. Second, Lokayukt is not eligible to be reappointed for the office. Third, all the Lokayukt have been given equal jurisdictions by the Constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज सी 1 and 3. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड जो है वो करेक्ट है. अब देखिए लोकायुक्त के अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट ने खुद के लॉज बनाए हैं. सो सभी इंडियन स्टेट के अंदर स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर जो है वो सेम नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड जो है वो करेक्ट है कि दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर द ऑफिस. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ज्यूरिसडिक्शन में रखा है लोकायुक्त के, कुछ स्टेट्स ने नहीं रखा है. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने फॉर्मर मिनिस्टर्स को भी लोकायुक्त के ज्यूरिसडिक्शन में अंडर रखा है, कुछ स्टेट्स ने ये फॉलो नहीं भी किया. तो सभी को इक्वल ज्यूरिसडिक्शन नहीं मिला. दूसरी चीज कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है. अभी मैंने बताया कि दीज एक्ट्स आर इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. सभी स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनल लोकायुक्त एक्ट है. सो थर्ड स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट. आंसर होगा सी 1 and 3. सो नागालैंड असेंबली जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये नोटिस जाहिर की थी कि लोकायुक्त जो है उनको अपने ऑफिस में से हटाया जाए और उप लोकायुक्त जो है उनको सारी ड्यूटीज जो है वो ट्रांसफर की जाए. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू.